अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर के पास और समझ लेते हैं कि घरेलू बाजार के लिए और ऐसे कौन कौन से ट्रिगर हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। सर शुरुआत आज फिर से आप साथ एफआईआईज के साथ ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे लगातार 10वें दिन हम देख रहे हैं कि बिकवाली कल दिखी थी, दूसरी तरफ डीआईआईज लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में बाजार आपको कैसा दिख रहा है यहाँ से? देखिए एफआईआईज की जो सेल ऑफ हो रहा है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि उनको क्या है कि इस दाम पे बेचने को मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि डीआईएस जो हैं इस दाम को होल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो काफ़ी सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमने कल एक्टिविटी देखी। बैंक्स काफ़ी एक्टिव रहे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी एक्टिव रहे। रिलायंस में हमने देखा काफ़ी डिलीवरी हुआ था। एटर्नल था, भारत कोकिंग कोल जो कल लिस्ट हुआ, बहुत अच्छी शानदार लिस्टिंग हुई, उसमें भी काफ़ी डिलीवरी देखने को मिली। लगभग 1100 करोड़ की डिलीवरी थी उसमें। और टेक महिंद्रा भी एक ऐसा स्टॉक था जहां पर हमने 1000 करोड़ से ऊपर का डिलीवरी देखा। तो कल की अगर बाज़ार को देखें तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स, बैंक्स और टेक कंपनीज में काफ़ी डिलीवरी देखने को मिली। और इसमें काफ़ी हद तक हम देखें तो विप्रो में जैसे काफ़ी एफआई सेलिंग आई थी। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी सेलिंग आई क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी भागा है, तो थोड़ी सी सेलिंग वहाँ पर भी देखी। और एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिला हमको वो सेलिंग। तो एफआई जो है वो इस लेवल पे बेच रहा है, और वो एक तरह से उनके लिए थोड़ा बहुत अच्छा भी है क्योंकि मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है। और वो उसी जो बेच के जो उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो उसको रीडिप्लॉय कर रहे हैं अदर एमर्जिंग मार्केट्स में। कोरिया हो गया, ताइवान हो गया या वियतनाम हो गया, वहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना में भी पैसा चाइना में जो पहले जा रहा था अब नहीं जा रहा है, वहाँ पर भी स्लो डाउन दिख रहा है। कल जो नंबर्स आए, आंकड़े आए, Q4 की जीडीपी नंबर्स काफ़ी कम थे। उसके 4.5% जीडीपी आया, जो कि बहुत निचला स्तर था कोविड के बाद एक क्वार्टर में चाइना के लिए। तो वो भी एक चीज़ है जो वहाँ से भी पैसा निकल रहा है। और अगर हम देखें तो ग्लोबल बॉन्ड्स को आप एक नज़र रखिएगा कि यूएस के 10 ईयर बॉन्ड्स जो हैं वो अभी 4.25% हो गए हैं, और जापान के जो 10 ईयर हैं वो 2.32% हो गया है। तो वहाँ पर भी यील्ड्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और वो एक संकेत जो है, वो पैसा जो है वो बॉन्ड्स में जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि रिटर्न्स वहाँ पर अच्छे आ रहे हैं। तो एक कैरी रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पर पैसा यहाँ से निकल के बाकी मार्केटों में जा रहा है। वो एक फैक्टर है जो निवेशकों को देखना पड़ेगा। जब तक एक पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता, जब तक एक पॉजिटिव अपग्रेड नहीं आता इस मार्केट पे। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। बाजार में कल भी हमने देखा कि प्रेशर बना, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आ रही थी, लेकिन फिर भी 25,600 तक आते आते निफ्टी ठिठक गया। पिछले 10 में से 8 सत्र में बाजार को हम कमजोर होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज वीकली एक्सपायरी है। एफएनओ को जो क्यूज उनको देखते हुए आज क्या स्ट्रेटजी बनाने की आप सलाह देंगे? देखिए कल हमने देखा कि कॉल राइटिंग की वजह से 25,500 और 25,600 पे हमने कुछ एक्टिविटी देखी कॉल की। उसी दौरान हमने पुट राइटिंग जो थी थोड़ी नीचे के स्तर पे भी देखने को मिली, 25,300 और 25,500 पे। पर आज के डेट में अगर हम देखें, पोजीशनिंग देखें कॉल और पुट का, तो पुट काफ़ी हद तक है 25,500 में, जो एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर उससे नीचे गिरता है तो फिर अगला सपोर्ट जो आता है 25,300 के आसपास आता है, क्योंकि वहाँ पर पोजीशंस पुट्स की अच्छी हैं। बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो एक नैरो बैंड दिख रहा है 25,500 और 26,000 के बीच में। पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर था क्योंकि कल हमने काफ़ी पुट्स को ऐड करते हुए देखा। और एफआईएस का अगर हम देखें तो शॉर्ट थे लगभग 486 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में और 265 करोड़ निफ्टी बैंक में। और ओवरऑल पोजीशन जो थे एफआईएस के ओपन इंटरेस्ट निफ्टी बैंक में वो थोड़े से बड़े थे। तो
वो भी एक फैक्टर है। और एक और चीज़ आप नज़र में रखिएगा कि धीरे धीरे निफ्टी मिड कैप फ्यूचर्स में एफआईएस की पोजीशन बढ़ती जा रही है। मिड कैप में काफ़ी हलचल देखने को आपको मिलती है और निफ्टी मिड कैप में अभी आज के डेट में देखें तो ओपन इंटरेस्ट लगभग 3,800 करोड़ के आसपास का हो गया है। वो एक अच्छा एक संकेत है कि ये जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट अभी नया उभरा है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और शॉर्ट पोजीशंस जो हैं आज के डेट में भी 91% के ऊपर है जो शॉर्ट्स है, और वो एक मार्केट को हमेशा एक दबाव में रखेंगे। ओके, डेफिनेटली आज तो निफ्टी की एक्सपायरी भी, वीकली एक्सपायरी भी है, तो आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र भी रहेगी। सर एक चीज़ स्टॉक की बात कर लेते हैं। एलटीआई माइंट्री और सीएट के कल नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद। एलटीआई माइंट्री के जो नतीजे हैं कमज़ोर दिख रहे हैं और सीएट के मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? देखिए, अगर नंबर देखें तो एल टी आई माइंट्री 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर है कॉन्स्टेंट करेंसी वाले। एबिट 16.1% था, तो अच्छे थे, थोड़े से अनुमान से अच्छे थे। पर एल टी आई में एक पास थ्रू होता है Q3 में, पूरा टॉप लाइन, तो वो पास थ्रू भी हुआ। और अगर आगे जाके देखें तो पैट में थोड़ा सा इम्पैक्ट था क्योंकि वो लेबर कोड का इम्पैक्ट था, वन टाइम इम्पैक्ट था। बट एल टी आई ने ये गाइड किया है कि FY26 के जो नंबर्स होंगे टॉप लाइन वो डबल डिजिट में वो क्रॉस करेंगे, मतलब 10% के ऊपर उनका और ईयर ऑन ईयर टोटल रेवेन्यू ग्रोथ होगा। तो वो एक इंडिकेशन उन्होंने दिया है। बट मार्जिन्स भी थोड़े से अंडर प्रेशर रहेंगे। 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट आ सकता है वेज हाइक का Q4 और Q1 में, मतलब इस साल के Q4 और अगले साल के Q1 में आ सकता है उसका इम्पैक्ट। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा एल टी आई माइंट्री में। सीएट के नंबर अच्छे थे। अगर हम देखें तो रेवेन्यू लगभग 26% ऊपर था, पैट 60% ऊपर था, थोड़ा सा इम्पैक्ट वेज कोड का भी आया उसमें। बट ओवरऑल मार्जिन भी ठीक ठाक रहे सीएट के नंबर्स में। इसके अलावा जो था हिंदुस्तान जिंक के नंबर देखने लायक थे। सिल्वर प्राइसेस के चलते टॉप लाइन अच्छा गया जिंक का। एबिटा जो था 35% बढ़ा सिल्वर प्राइसेस के चलते। और अगर हम देखें जिंक प्राइसेस भी ऊपर थे और वॉल्यूम भी थोड़े से ऊपर थे इनके, तो उसके चलते नंबर थोड़े से अच्छे दिखे जिंक में। तो ये तीन बड़े नंबर हैं जो एक तरह से हाईलाइट करने लायक हैं आज के डेट में, आज के बाज़ार के लिए। बट बाकी अर्निंग्स भी आए थे, आपके हैवेल्स आए थे और बाकी सब आए थे अर्निंग्स, वो भी डिसेंट नंबर ही थे। जी सर, प्राइमरी मार्केट भी फोकस में रहेगा। आज से शैडो फैक्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुल रहा है। 1900 करोड़ रुपए का बढ़िया साइज है। क्या रणनीति होनी चाहिए सर? क्या सब्सक्राइब करना चाहिए इसको? देखिए, शैडो फैक्स जो है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्लेयर है, टेक लेड है, टेक प्लेटफॉर्म के थ्रू करता है। ये 118 से 124 का प्राइस बैंड है। 1907 करोड़ का आईपीओ जिसमें 1000 करोड़ कुछ फ्रेश इशू है और बाकी जो है ऑफर फॉर सेल है। अगर उसको हम देखें तो टोटल मार्केट वैल्यू जो इसकी होती है 7200 करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यू है टोटल अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। एक दो तीन चीज़ें जो हैं कि दो यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बनाया है। 1200 करोड़ अब तक उन्होंने फंड रेज किया है, जिसमें से 700-800 करोड़ ही उन्होंने खर्च किया और बाकी 500 करोड़ उनके पास अभी भी कैश पड़ा हुआ है बैंक में। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो खर्च किया है वो बहुत ही कॉशियसली खर्च किया और प्रोमोटर्स के पास 75% स्टेक है। हम नॉर्मली देखते हैं स्टार्टअप में तब कंपनी ग्रो करती है तो ग्रोथ कैपिटल के चलते प्रमोटर स्टेक बहुत नीचे आ जाता है। इस केस में हमको वो देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अपना मॉडल इस तरह से बनाया है कि वो थोड़ा सा एजाइल मॉडल है और ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स को बहुत अच्छी तरह करते हैं। इनके ये मार्केट लीडर है रिवर्स लॉजिस्टिक्स में। तो अगर आपने ई कॉमर्स किया में पार्टिसिपेट किया और आप जब आपके घर पे आपका सामान आता है और आप वापस बेचते हैं उसको वापस अमेज़ॉन पे या किसी और के पास भी वापस भेजते हैं, तो वो जो रिवर्स लॉजिस्टिक है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्लान करके रखा है और उसमें उनको काफ़ी अच्छे हायर मार्जिन्स मिलते हैं क्योंकि ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स एक वैल्यू एडेड सर्विस होती है जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं।
तो उसके चलते FY25 के नंबर्स पॉजिटिव थे, पैट के नंबर, और FY26 में पहला जो हाफ था उसमें पैट जो था लगभग 21 करोड़ था। वो एबिटा पॉजिटिव है, कैश जनरेटिंग है, और लॉजिस्टिक्स में जो कि बहुत ही क्राउडेड है, क्योंकि इसमें काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी हैं। ये काफ़ी अच्छे हद तक इस अपने प्लेटफॉर्म को मैनेज कर पाते हैं। तो ये सबके लिए लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। मीशो उनका बड़ा क्लाइंट है यहाँ पर, और फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, ये सबको ये सर्विसेज देते हैं। और अभी ये क्विक कॉमर्स में भी जा रहे हैं, क्योंकि क्विक कॉमर्स में इनका 10-12% है जो आगे जाके बढ़ेगा। तो वो भी एक फैक्टर है इनके लिए। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में ये एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, और ग्रोथ जो है वो काफ़ी 30% के हिसाब से ग्रो कर रहा है हर साल पिछले 3-4 सालों में। सो वो ग्रोथ जो है वो भी एक्सपेक्टेड है आगे जाके इनके लिए। तो कैसे वो अपना लिवरेज कर पाएंगे, और एसेट लाइट मॉडल है इनका, तो वो एक चीज़ है जो स्ट्रीट को थोड़ा सा खुश रखेगा कि एसेट लाइट है, प्रॉफिटेबल है, कैश जनरेटिंग है। तो ये फ्रॉम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी थोड़ी सी अच्छी दिखती है मेरे हिसाब से। बट जो भी निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अपना कंपनी का RHP पढ़ना चाहिए, इन्वेस्टर एडवाइजर्स भी एडवाइस लेना चाहिए, उसके बाद ही वो इन्वेस्ट करें इसमें। IPOs में ये लेके ना चले कि जैसे भारत कोकिंग कोल में 90% बड़ा लिस्टिंग में हुआ, ऐसे इसमें होगा। वो तो सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे पता चलेगा आपको, बट कंपनी के फंडामेंटल्स आज की डेट में अच्छे लग रहे हैं। फंडामेंटल शैडो फैक्ट्स, टेक के फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने पूरी स्थिति बाज़ार के स्टॉक्स को लेके, FIIs के ट्रेंड को लेकर, बाज़ार के सेटअप को लेके सब पर आपने चर्चा की और दर्शकों को गाइड किया।